हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। पाब्लो एस्कोबार ये वो नाम है जो दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर बना, मगर इसकी कीमत कई लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स के सामने वो दो ऑप्शंस रखता था कि वो या तो उसके लिए काम करें या वो उनके पूरे परिवार को मार देता। आज की कहानी भी एक ऐसे ही पायलट के बारे में है जिसने पाब्लो एस्कोबार के लिए सबसे ज़्यादा कोकेन अमेरिका में स्मगल किया और उसका ख़ास आदमी बन गया। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा मेडिजिन कार्टेल इस पायलट के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। जो पायलट कभी पाब्लो का सबसे वफादार था, उसी पायलट पर पाब्लो ने $2 मिलियन का इनाम रखा। और एक वक्त ऐसा आया जब इस पायलट के भागने के लिए पूरी दुनिया कम पड़ गई। 19 फरवरी सन 1986 की सुबह बैरी सील नाम का एक पायलट अपनी कार एक रोड पर लाकर रोकता है। ये वो पायलट था जिसने पाब्लो एस्कोबार के लिए लगभग 56 टन कोकेन स्मगल किया था। और जैसे ही वो अपना कार का दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाता है, 3 कोलंबियन सिकारों अचानक उसकी कार पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। बैरी सील की कार पर लगभग 80 गोलियां चलाई गईं, जिसके बाद पूरी कार और वो फेडरल डॉक्यूमेंट्स खून से सन गए जिसमें पाब्लो के खिलाफ सबूत थे। इस मर्डर के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हर कोई जानता था कि ये होने वाला है, और इसीलिए डीए ने जज से रिक्वेस्ट की थी कि बैरी को प्रोटेक्शन दी जाए। और एफबीआई ने पहली वार्निंग दे दी थी कि हिटमैन बैरी सील को कभी भी मार सकते हैं। खुद बैरी भी ये जानता था कि वो कभी भी मारा जा सकता है, और इसीलिए कुछ दिन पहले ही उसने अपनी बीवी और बच्चों को $1.5 लाख दिए थे। इस शूटआउट से महज 6 महीने पहले बैरी पाब्लो एस्कोबार का सबसे पसंदीदा स्मगलर था, क्योंकि वह बिना किसी की नज़र में आए कई टन कोकेन अमेरिका में पहुंचा रहा था। इसी दौरान बैरी सील CIA के हाथ लग जाता है, और फिर वो उसके सामने एक ऐसी डील रखते हैं जिसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ी। डील ये थी कि बैरी पाब्लो की फ़ोटोज़ कोकेन के साथ खींचेगा, और ये फ़ोटोज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट रीगन तक पहुँच गई, जिसे किसी ने न्यूज़ में लीक कर दिया। अब बैरी एक ऐसा आदमी बन चुका था जो मेडिजिन कार्टेल और CIA दोनों को एक्सपोज कर सकता था, और ये दोनों खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन उसकी जान के पीछे पड़ गए। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैरी पर आखिर गोली चलवाई किसने। बैरी सील ने अपना पायलट लाइसेंस महज 16 साल की उम्र में ही हासिल कर लिया, और जहां दूसरे बच्चे साइकिल और बाइक्स पर घूमते थे, वहीं इस उम्र में बैरी पाइपर का प्लेन उड़ाने लगा। 26 साल का होते होते वो ट्रांसवर्ड एयरलाइन का सबसे यंगेस्ट कैप्टन पायलट बन गया, जो बोइंग 747 उड़ाता था। बैरी प्लेन उड़ाने में इतना माहिर था कि उसके सुपरवाइज़र बॉब जूरा का कहना था कि वो ख़राब मौसम और बादल गरजने के बीच भी बोइंग 747 बहुत आसानी से उड़ा लेता था, जैसे उसे मौत का डर ही ना हो। कैप्टन के तौर पर बैरी को जो सैलरी मिलती थी वो थी $1,65,000 पर ईयर, मगर ये सैलरी भी उसके लिए बहुत कम थी, और वो अपनी जॉब से बोर हो गया था। वो अपनी ज़िंदगी में किसी एडवेंचर की तलाश में था, और सन 1976 में उसकी ज़िंदगी एक मोड़ लेती है जहाँ उसे ये मौका मिल जाता है। अपनी पहली स्मगलिंग में उसने 320 किलो गांजा जमाइका में स्मगल किया, और ये स्मगलिंग उसने पाइपर एस्टर प्लेन में की थी। बैरी को स्मगलिंग के लिए $35,000 मिले थे, और ये गांजा उसने महज 4 घंटों के अंदर ही जमाइका पहुंचा दिया। चूँकि ट्रांसपोर्ट एयरलाइंस ने उसे सन 1974 में ही निकाल दिया था, मगर उसके बाद बैरी ने वो रास्ता निकाला जिसने उसे पाब्लो एस्कोबार तक पहुँचा दिया। जॉब जाने के बाद वो कई सालों तक छोटी मोटी स्मगलिंग करता रहा, और सन 1989 आते आते उसके पास 3 छोटे प्लेन्स हो चुके थे जिसमें वो हर हफ्ते ड्रग्स स्मगल करता। इसी दौरान मेडिजिन कार्टेल के अहम मेंबर जॉर्ज ओचोआ की नज़र बैरी पर पड़ जाती है, और सन 1980 में वो बैरी सील से फ्लोरिडा में मुलाकात करता है। मेडिजिन कार्टेल को इस वक्त एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उनके लिए एक बार में 1000 किलो कोकेन स्मगल कर सके, और जॉर्ज ओचोआ ने बैरी के सामने एक ऐसा ऑफर रखा जिसे वो मना नहीं कर पाया। ऑफर यह था कि मेडिजिन कार्टेल उसे हर 1000 किलो स्मगल करने के लिए $1 मिलियन देगा, और ये ड्रग्स उसे एक फ्लाइट में अमेरिका तक पहुंचाना होगा। बैरी सील छोटे मोटे स्मगलर से अब एक बड़ा स्मगलर बनने जा रहा था, और वो 24 मार्च सन 1981 को अपनी पहली कोकेन फ्लाइट लेकर उड़ जाता है। इस फ्लाइट में कुल 1200 किलो कोकेन था, और वो इसे लेकर कोलंबिया से लुजियाना जा रहा था। मगर बैरी रेडार सिस्टम्स के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था, और इसीलिए मैक्सिकन समंदर के ऊपर वो प्लेन को इतने नीचे उड़ा रहा था जिससे वो रेडार सिस्टम की पकड़ में ना आए। इस प्लेन में उसने 7 एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी इंस्टॉल कर लिए थे ताकि वो एक बार में ज़्यादा दूर तक उड़ सके, और वो प्लेन को महज 500 फीट की ही ऊंचाई पर उड़ा रहा था, जिससे DEA के रेडार सिस्टम को यही लग रहा था कि एक छोटा हेलीकॉप्टर समंदर से गुजर रहा है। यही वजह थी कि DEA को कभी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि बैरी प्लेन के जरिए कोकेन स्मगल कर रहा है, और सन 1982 आते आते बैरी हर 1 टन स्मगलिंग पर $1.5 मिलियन कमा रहा था।
इन कमाए हुए पैसों से उसने बैटन रूज में 6000 स्क्वायर फीट का एक आलीशान घर खरीदा, 6 स्पोर्ट्स कार खरीदी और केमैन आइलैंड के बैंक्स में $25 मिलियन डिपॉजिट कराए। बैरी अब पाब्लो एस्कोबार के लिए सबसे कीमती पायलट बन गया था, क्योंकि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो कोकेन का लोड पहुंचाने में नाकाम रहा हो। जहां दूसरे पायलट्स कभी प्लेन क्रैश कर देते, कभी ड्रग्स पकड़ा जाता या ड्रग्स चुरा लेते, वहीं बैरी हर बार 1-1 ग्राम कोकेन टाइम पर डिलीवर कर रहा था। बैरी अपना काम इसीलिए इतने परफेक्ट तरीके से कर पा रहा था क्योंकि उसने वेदर कंडीशंस और डीए ऑफिसर्स की एयरपोर्ट पर शिफ्ट चेंज, इन सभी चीज़ों को पहले ही स्टडी कर लिया था। और हर बार फ्लाइट स्मगलिंग के दौरान उसके पास 2 प्लान होते थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के मुताबिक अगर उसका प्लेन टर्बुलेंस या ख़राब मौसम का शिकार होता तो प्लेन का वजन कम करने के लिए वो कुछ ड्रग्स नीचे फेंक देता ताकि प्लेन आसानी से उड़ता रहे। प्लान बी में अगर उसका प्लेन रेडार सिस्टम में आ जाता तो वो उन 14 प्राइवेट रनवेज में से एक पर प्लेन को लैंड कर देता जो उसने सेंट्रल अमेरिका में देख रखे थे। मेदेजिन कार्टेल के लोग अब उसे एल गोडो बुलाने लगे, इसीलिए नहीं क्योंकि वो मोटा था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसकी वजह से सब बहुत पैसे कमा रहे थे। मेदेजिन कार्टेल के ट्रांसपोर्ट चीफ कार्लोस लेदर का कहना था कि सन 1982 में अकेले बैरी सील ने इतना ड्रग्स स्मगल किया है जितना बाकी स्मगलर्स और पायलट्स ने मिलाकर किया था। पूरा कार्टेल बैरी सील के काम से इतना ज़्यादा खुश था कि ओचोआ ब्रदर्स ने उसे एक सोने की रोलेक्स घड़ी दी और अब तक वो 143 कामयाब फ्लाइट स्मगलिंग्स को अंजाम दे चुका था। बैरी अपनी एक ट्रिप में इतना कोकेन स्मगल करता कि मायामी में पूरे महीने की कोकेन सप्लाई पूरी हो जाती और सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से कोकेन के दाम 30% तक गिर गए, जिसका नुकसान दूसरे स्मगलर्स को उठाना पड़ रहा था। महज एक पायलट जो अकेले प्लेन उड़ा रहा था, उसने पूरी ड्रग स्मगलिंग की दुनिया को बदल दिया था, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसे सबसे पहले कौन पकड़ने वाला था। सन 1983 आते आते डीए और एफबीआई के पास बैरी सील के खिलाफ कई एक्टिव केसेस थे, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि एक और एजेंसी है जिसकी पिछले 2 सालों से बैरी सील पर नज़र है। ये एक ऐसी एजेंसी थी जिसके लिए बैरी सील पहले कुछ गैर कानूनी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था और सन 1984 में बैरी की गिरफ्तारी के पीछे इसी एजेंसी का हाथ था। 5 मार्च सन 1984 की एक सुबह कुछ डीए एजेंट्स फोर्ट लॉडरडेल एयरपोर्ट के हैंगर में पहुंचते हैं और बैरी सील के C-123 के कार्गो प्लेन को घेर कर खड़े हो जाते हैं। डीए एजेंट्स जैसे ही प्लेन के अंदर घुसते हैं, उनके सामने 250 किलो प्योर कोलंबियन कोकेन पड़ा था जिसकी कीमत थी $34 मिलियन। एक एजेंट जोर से चिल्लाते हुए बैरी से कहता है कि वो खुद को सरेंडर कर दे, जिसके बाद बैरी सील अपने हाथ ऊपर करके प्लेन से नीचे उतर आता है। बैरी को जब हथकड़ी पहनाई जा रही थी तब वो डी एजेंट से कहता है कि उन्होंने समंदर की सबसे बड़ी मछली को पकड़ा है और क्या हो अगर उन्हें पूरा समंदर मिल जाए। ये सुनते ही एजेंट जेकबसन के कान खड़े हो गए और उन्हें एक मौका दिखाई देने लगता है, क्योंकि बैरी सील उन लोगों के नाम जानता था जिनके नाम कोकेन, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत लेने से जुड़े थे। पाब्लो एस्कोबार भी बैरी सील को एलिस मैकेंजी के नाम से जानता था, क्योंकि बैरी ने अपना असली नाम कार्टेल में किसी को नहीं बताया था और वो ये नाम तब से इस्तेमाल कर रहा था जब से उसने मेदेजिन कार्टेल के लिए काम करना शुरू किया था। चूँकि कार्टेल्स का कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ा स्लो था, जिसकी वजह से उन्हें बैरी के पकड़े जाने की खबर नहीं मिली, वरना वो डीए से छुड़ाकर उसे कोलंबिया वापस ले जाते। बहरहाल अगले 72 घंटों के अंदर बैरी सील वाशिंगटन डीसी के एक ऑफिस में बैठा था जहां वो एक कॉपरेशन अग्रीमेंट साइन कर रहा था। इस अग्रीमेंट के तहत अगर वो डीए के लिए अंडरकवर एजेंट का काम करेगा तो वो उसकी सज़ा को कम करा देंगे। हालांकि उसका प्लेन सीज कर दिया गया, मगर बाद में वो शेल कंपनी के जरिए से दोबारा खरीद सकता था। यहीं से इस कहानी में CIA की एंट्री होती है और वो वाइस प्रेसिडेंट बुश की ड्रग्स टास्क फोर्स के जरिए उसमें शामिल होते हैं। CIA को सैंडिनिस्टा गवर्नमेंट के खिलाफ सबूत चाहिए थे कि वो निकारागुआ में ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं और ड्रग्स से कमाए हुए पैसों से अपने मूवमेंट को फंड कर रहे हैं। अब DEA और CIA दोनों के पास एक ही एसेट था और वो था बैरी सील, जिसका इस्तेमाल वो एक बहुत खतरनाक मिशन के लिए करने वाले थे। दोनों एजेंसीज ने मिलकर ये प्लान बनाया कि वो सैंडिनिस्टा गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे विद्रोहियों को ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ेंगे और इसके लिए वो कोकेन के साथ उनके फोटोज लेने का प्लान बनाते हैं। इस प्लान को अंजाम देने के लिए बैरी के प्लेन में 2 हिडन कैमरास इंस्टॉल किए गए और ये दोनों कैमरास कॉकपिट के नीचे लगाए गए और इसके बटन प्लेन की स्टीयरिंग में इंस्टॉल किए गए। CIA ने इस प्लेन में एक एनक्रिप्टेड रेडियो इक्विपमेंट भी इंस्टॉल किया जिसकी कीमत प्लेन से भी ज़्यादा थी, ताकि वो आसानी से बैरी से बात कर सकें। 25 जून सन 1984 की सुबह बैरी ये प्लेन लेकर निकारागुआ के लॉस ब्रेसिलिस एयरप्लेन रनवे की तरफ निकल जाता है।
इस रनवे पर प्लेन लैंड करने के बाद सैंडिनिस्टा गवर्नमेंट का एक ऑफिसर अपनी देखरेख में कोकेन प्लेन में लैंड करवाने लगता है और इस दौरान वहां पाब्लो एस्कोबार और कार्लोस लेदर भी दूसरा प्लेन लेकर पहुंच जाते हैं क्योंकि इस डील के पैसों का लेन देन वहीं होने वाला था। अब यहाँ पर बेरिसील अपनी चालाकी दिखाते हुए पाब्लो एस्कोबार से कहता है कि उसके प्लेन में वजन को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो अपनी देखरेख में कोकेन प्लेन में लैंड करवाएगा। इसी दौरान बेरिसील ने एक छोटा कैमरा अपने बैग में रख लिया था और अब वो बहुत सफाई से पूरी स्मगलिंग की फ़ोटोज़ खींचने लगा। सबसे पहली फ़ोटोज़ ने पाब्लो एस्कोबार की ली, जिसके हाथ में कोकेन से भरा डफल बैग था और साथ ही साथ सैंडिनिस्टा गवर्नमेंट के ऑफिसर की नोट गिनते हुए फ़ोटो खींच ली जो कार्लोस लेदर के साथ खड़ा था। इसी के साथ उसने निकारागुआन मिलिट्री की फ़ोटो भी खींच ली जो वहाँ खड़ी इस पूरी स्मगलिंग पर पहरा दे रही थी। बहरहाल बेरिसील यहाँ से 1500 किलो कोकेन लेकर उड़ गया और अब उसके पास इतने सबूत थे जो ये साबित करते थे कि सैंडिनिस्टा गवर्नमेंट के मेदेजिन कार्टेल से कनेक्शंस हैं। ये डीए के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी और अब बेरी डीए के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट बन गया था, मगर किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि वॉशिंगटन में बैठे एक शख्स का फैसला इस पूरी कहानी को बदलने वाला है। हालांकि ये फैसला निकारागुआन गवर्नमेंट और पाब्लो एस्कोबार को तो एक्सपोज करने वाला था, मगर इसकी वजह से उस शख्स की जान खतरे में पड़ने वाली थी जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उनके लिए फोटोज खींचे थे। 1 जुलाई सन 1984 को कर्नल ओलिवर नॉर्थ ओल्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में बैठे थे और बेरिसील के खींचे इन फोटोज को देख रहे थे। ये फोटो बहुत बेहतरीन तरीके से खींची गई थी जिसमें पाब्लो एस्कोबार और निकारागुआन ऑफिसर्स कोकेन के बैग्स हाथ में लिए साफ दिखाई दे रहे थे और साथ में निकारागुआन मिलिट्री भी पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी। कर्नल ओलिवर नॉर्थ फौरन सीआईए को फ़ोन करते हैं और इन फोटोज़ को इंटेलिजेंस एसेट घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद सीआईए डायरेक्टर विलियम केसी को ये फ़ोटोज़ भेज दिए गए। महज 72 घंटों के अंदर ये फ़ोटोज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट रीगन की टेबल पर पहुंच चुके थे, जिसके बाद बेरिसील की ज़िंदगी और ये कहानी पूरी तरह बदल गई। चूँकि निकारागुआ की गवर्नमेंट अमेरिका की दुश्मन थी और अब प्रेसिडेंट रीगन इन फोटोज़ के ज़रिए पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि उनका दुश्मन देश ड्रग ट्रैफिकर भी है। डीईए प्रेसिडेंट के इस फैसले के खिलाफ हो गई क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये फ़ोटोज़ न्यूज़ चैनल में आ गए तो बेरी तो मारा जाएगा ही और ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ उनका पूरा ऑपरेशन भी चौपट हो जाएगा। डीए के एक बड़े ऑफिसर फ्रांसिस मुलन ने खुद वॉशिंगटन जाकर इस फैसले का विरोध किया और वहां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समझाया कि फ़ोटोज़ एक्सपोज होने से बेरिसील को मार दिया जाएगा, मगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कहना था कि देश को बचाने के लिए किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ती है। गवर्नमेंट के इस फैसले में सीआईए भी उन्हें सपोर्ट कर रही थी और प्रेसिडेंट का एक फैसला एक इंसान की ज़िंदगी पर भारी पड़ गया। 17 जुलाई सन 1984 की सुबह बेरिसील वॉशिंगटन टाइम्स न्यूज़पेपर लेकर पढ़ने लगता है और तभी उसकी नज़र एक हेडलाइन पर पड़ती है जिसमें लिखा था कि सैंडिनिस्टा गवर्नमेंट कोकेन स्मगलिंग करती है। इसी हेडलाइन के नीचे एक फ़ोटो थी जिसमें पाब्लो एस्कोबार के हाथ में कोकेन से भरा बैग था और ये देखते ही चाय का कप बेरी के हाथ से छूट जाता है। इस आर्टिकल को रिपोर्टर एडमंड जैकबी ने लिखा था और इस रिपोर्ट में कहीं भी बेरिसील का नाम नहीं था, मगर ये वो इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में सिर्फ बेरिसील ही जानता था। उसका नाम रिपोर्ट में ना होने के बावजूद भी कार्टेल मेंबर्स समझ गए कि ये बेरिसील का ही काम है। ये न्यूज़ पढ़ते ही बेरी सीधा अपनी कार में बैठा और डी ऑफिसर के घर की तरफ निकल गया और एजेंट जैकबसन ने जब उसे घर के बाहर कार में बैठे देखा तब वो भी कार में आकर बैठ गए। बेरी की गोद में न्यूज़पेपर रखा था और वो फूट फूट कर रो रहा था क्योंकि वो समझ गया था कि अब वो मरने वाला है। यह खबर पढ़ते ही मैगजीन कार्टेल ने एलिस मैकेंजी पर $5 लाख का इनाम रख दिया और 24 घंटों के अंदर उन्हें यह पता चला कि एलिस मैकेंजी का असली नाम बेरिसील है। जॉर्ज ओचोआ, जिसने बेरिसील को सोने की रोलेक्स दी थी, उसने इस इनाम की रकम को बढ़ाकर $1.5 मिलियन कर दिया और चूंकि पाब्लो एस्कोबार खुद इस फोटो में था, उसने इस रकम को $2 मिलियन तक बढ़ा दिया। काली से कराकस तक हर शिकारियों को बेरिसील की फ़ोटो और उसके घर का पता दे दिया गया और उधर डीए बेरिसील से कहती है कि वो उसे एक नई पहचान और एक नई ज़िंदगी देकर यहाँ से गायब करा देंगे, मगर बेरिसील इसके लिए मना कर देता है। उसका कहना था कि उसके 2 बेटे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और बेटी कॉलेज में और उसकी बीवी लुजियाना छोड़कर कभी नहीं जाएगी। बेरी को लग रहा था कि वो ख़तरों के बीच 143 फ्लाइट्स उड़ा चुका है तो वो खुद को भी संभाल लेगा, मगर ये उसकी गलत फहमी साबित हुई। बहरहाल अब वो अपने साथ .45 ऑटोमेटिक गन रखने लगा और अपने घर में मोशन सेंसर और लोहे के दरवाजे लगवा दिए। अक्टूबर सन 1984 से फरवरी सन 1985 के बीच बेरिसील ने 3 अलग अलग जजेस के सामने गवाही दी जिसमें उसने 59 बड़े स्मगलर्स के बारे में सबूत दिए। बेरी की ही गवाही की बिना पर कार्लोस लेदर पकड़ा गया और उसे उम्र कैद के साथ 135 सालों की सज़ा सुनाई गई।
ये केस अब धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था, जो पाब्लो एस्कोबार के लिए मुसीबत बन सकता था। मगर कोर्ट में दी गई हर गवाही और हर मौजूदगी बैरी को मौत के उतना ही करीब ले जा रही थी। हालांकि बैरी सील अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अहम गवाह था, मगर इसके बावजूद भी उसे सिक्योरिटी उस लेवल की नहीं दी गई थी। बजट का प्रॉब्लम होने की वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट उसे सिर्फ तब प्रोटेक्शन देती जब उस पर खतरा ज़्यादा होता, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उसकी जान को अब हर वक्त खतरा है, क्योंकि उसके सर पर $2 मिलियन का इनाम था। यहाँ से इस कहानी में एंट्री होती है जज पोलाज़ोला की, जिन्हें प्रेसिडेंट रीगन ने खुद अपॉइंट किया था, और ये लुजियाना के मिडिल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे। इस जज के बारे में ये बात मशहूर थी कि जस्टिस में बिलीव करते थे और सही फैसला लेते थे, ताकि क्रिमिनल्स और सोसाइटी में सही मैसेज जाए। बहरहाल बैरी सील को जब ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए कोर्ट में पेश किया गया, तब वकील को लग रहा था कि बैरी के कॉपरेशन की वजह से उसे बेल मिल जाएगी। डीए के ऑफिसर केनेथ कैनेडी ने भी गवाही दी कि बैरी सील डीए के इतिहास का सबसे अहम गवाह है, जिसकी वजह से कई स्मगलर्स पकड़े गए हैं। और वकील स्टैनफोर्ड बार्डल ने भी कहा कि बैरी को उसके कॉपरेशन के बदले जेल ना भेजा जाए। सारी गवाही और दलील सुनने के बाद जज पोलाज़ोला ने कहा कि मिस्टर सील, तुम्हारा कॉपरेशन काबिल तारीफ है, मगर तुम कई टन जहर हमारे देश में लेकर आए और ये माफ़ी के काबिल नहीं है। आखिरकार जज ने बैरी सील को 5 साल 6 महीने की सज़ा सुनाई, मगर ये सज़ा उसे जेल में नहीं काटनी थी, बल्कि गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक सेंटर था, जहाँ ना कोई सिक्योरिटी थी और ना ही कोई प्रोटेक्शन, और बैरी को अपनी ज़िंदगी बस एक स्केड्यूल के हिसाब से गुजारनी थी। ये सुनते ही बैरी का वकील ने ऑब्जेक्शन किया और कहा कि ये तो सीधे मौत की सज़ा है, क्योंकि मेडेजिन कार्टेल अब बैरी सील का असली नाम भी जानते हैं और वहाँ बिना सिक्योरिटी के वो उसे मार देंगे। इस दलील का भी जज पोलाज़ोला पर कोई असर नहीं पड़ा और उसे गवर्नमेंट सेंटर में सज़ा काटने के लिए भेज देते हैं। ये एक सैल्वेशन आर्मी सेंटर था जो बैटन रूज में था, और ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी जो कार पार्किंग और शराब की दुकान के बीच थी। ना तो इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड था, ना ही कोई मेटल डिटेक्टर, और दीवार पर तार भी इतने छोटे लगे थे कि कोई भी इसे फांद जाए। यहाँ पर सभी कैदियों को शाम 6 बजे पहुँचना होता था और सुबह 6 बजे तक वो यहाँ से निकल नहीं सकते थे। इसका साफ मतलब था कि अगले 5 साल तक शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बैरी सील वहीं रहने वाला था, और कोलंबियन कार्टेल्स को महज 3 दिन लगे सैल्वेशन आर्मी सेंटर का पता लगाने में। जनवरी 1986 को FBI ने अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि बैरी सील की जान को खतरा है, क्योंकि 3 कोलंबियन सिटीजन्स मेक्सिको के जरिए अमेरिका में आए हैं और ये सभी नकली पेपर्स के जरिए घुसे हैं। इंटेलिजेंस का कहना था कि ये तीनों मेडेजिन कार्टेल के सिकारियोज हैं, जिसके बाद डीए जज पोलाज़ोला से रिक्वेस्ट करती है कि वो बैरी को इस सज़ा के लिए जेल भेज दें या सिक्योरिटी के साथ उसे हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, मगर जज इसके लिए साफ मना कर देता है। इसके बाद इस जज पर शक की उंगलियां उठने लगी कि इसे पाब्लो ने खरीद लिया है, क्योंकि FBI एजेंट लॉयड क्रेवेंस का कहना था कि उसने इस खतरे की खबर जज के क्लर्क को भी दी थी, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 8 फरवरी 1986 को बैरी सील आखिरी बार डीए एजेंट से मिला, जहां उसने डीए एजेंट को एक ब्रीफकेस दिया जिसमें उसके कुछ पर्सनल पेपर्स थे और $1.5 लाख कैश था। बैरी ने एजेंट से कहा कि ये पैसे वो उसके बच्चों तक पहुंचा दे, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो कभी भी मारा जा सकता है। एजेंट जेकबसन ने आखिरी बार बैरी से कहा कि वो यहाँ से भाग जाए, जिसके जवाब में बैरी का कहना था कि उसके सर पर $2 मिलियन का इनाम है और वो भागकर ज़्यादा दिन छुप नहीं पाएगा। बैरी को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि तीनों सिकारियों पिछले 6 दिनों से उस पर नज़र रख रहे हैं, और वो ये जानते थे कि बैरी 5:45 से 6 बजे के बीच सैल्वेशन आर्मी सेंटर पहुंचता है। उन्हें बैरी की पार्किंग लोकेशन भी पता थी, और वो ये भी जानते थे कि वो अपने साथ गन रखता है, मगर पैदल चलने के दौरान वो गन कार में छोड़ देता है। 19 फरवरी 1986 की शाम 5:47 पर मिगेल वेलेज, लुइस क्विंटेरो क्रूज और बर्नार्डो एंटोनियो वास्क्वेज, ये तीनों सिकारियों बेलमोंट होटल में मिलते हैं। वो तीनों यहाँ पर अपनी गन्स को तैयार करते हैं, जिसमें मशीन गन्स में 30 राउंड की मैगजीन्स लोड की गई, और फिर 5:15 पर वो एक बुइक रीगल कार में बैठकर सैल्वेशन आर्मी सेंटर की तरफ निकल जाते हैं। वेलेज एक हरे कचरे के डब्बे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया, जो बैरी की पार्किंग स्पेस से 8 फीट की दूरी पर था, और वहीं क्विंटेरो क्रूज एक कार के पीछे छुप गया। तीसरा सिकारियो वास्क्वेज गाड़ी स्टार्ट करके उसी में बैठा रहा, और तभी 5:52 पर बैरी सील की व्हाइट कैडिलैक पार्किंग लॉट में एंटर होती है, और उसके बाद जो हुआ उसने महज 6 सेकंड के अंदर बैरी और उसके परिवार की जिंदगी बदल दी। कार रुकते ही बैरी अपना हाथ पास में रखे ब्रीफकेस की तरफ बढ़ाता है, जिसमें अगली कोर्ट हियरिंग के लिए सबूत रखे थे, और तभी वेलेज उस कचरे के डब्बे के पीछे से निकलता है और कार पर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर देता है।
जिस मैग्नेट गन से वो फायरिंग कर रहा था उसकी स्पीड 1200 राउंड पर मिनट थी और महज 2 सेकंड के अंदर ही उसने अपनी आधी मैगजीन खाली कर दी। बैरी को कुल 15 बुलेट्स लगी, जिसमें से 5 उसके सर में, 4 सीने में और 6 गोलियां उसके हाथों पर लगी क्योंकि वो अपने हाथों से बुलेट्स रोकने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ से क्विंटेरो ने भी कार पर 12 राउंड फायरिंग की, जिसकी वजह से खून पूरी सीट, विंडो और डैशबोर्ड पर फैल गया। इसी दौरान बैरी की कमर पर जो पेजर बंधा था उस पर डी ऑफिसर का बार बार मैसेज आ रहा था कि वो उसे कॉल करे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फायरिंग करने के बाद ये तीनों सिक्योरो बुइक कार में बैठे और वहां से फरार हो गए और कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने इस कार को एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। शूटआउट के 11 मिनट बाद यानी लगभग 6:03 पर पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई, जहां उन्हें एक आई विटनेस मिला और उसने पुलिस को बताया कि वो पास में ही अपनी बाइक सही कर रहा था और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मगर जब तक वो उनके पीछे भागा वो तीनों वहां से फरार हो गए। सबसे पहले डिटेक्टिव मिशेल ड्यूच की नज़र बैरी सील की बॉडी पर पड़ी और उन्हें देखा कि बैरी का सर स्टीयरिंग पर रखा है और कार का इंजन अभी भी स्टार्ट है। बैरी की गन भी डैशबोर्ड में रखी थी क्योंकि उसे गन निकालने का मौका तक नहीं मिला और उसकी कार और बॉडी दोनों गोलियों से छलनी हो चुके थे। ये पूरा नज़ारा देख बैटन रूज की पुलिस अपनी तहकीकात हाई अलर्ट पर शुरू कर देती है और महज 4 घंटों के अंदर ये तीनों किलर पकड़े जा चुके थे। क्विंटेरो क्रूज को ग्रेहाउंड स्टेशन से तब गिरफ्तार किया गया जब वो मायामी के लिए टिकट खरीद रहा था और वेलेज एक होटल रूम से गिरफ्तार हुआ और उसने अभी भी खून से सने कपड़े पहने हुए थे। उनका तीसरा साथी वेस्क्वेज जो गाड़ी चला रहा था उसने खुद को पुलिस को सरेंडर कर दिया क्योंकि उसकी फ़ोटो न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई जा रही थी। पूछताछ के दौरान उन तीनों ने ये मर्डर फ़ौरन कबूल लिया और उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार नहीं किया है। बहरहाल उन तीनों को ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश किया गया और ये ट्रायल लगभग 8 दिनों तक चला। सारे सबूत और गवाही, जिसमें कार में मिले फिंगरप्रिंट्स और हथियार भी शामिल थे, वो सभी इन तीनों की तरफ इशारा कर रहे थे और जज उन तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाता है जिसमें वो पैरोल पर बाहर नहीं आ सकते थे। सुनवाई के दौरान वेलेज ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया और उसका कहना था कि हमें बताया गया था कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी बैरी सील को मरा हुआ देखना चाहती थी। वेलेस के मुताबिक अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनसे वादा किया था कि बैरी की मौत के बाद उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर बैरी सील की मौत के पीछे किसका हाथ है, पाब्लो एस्कोबार या अमेरिकन गवर्नमेंट। कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सन 1995 में बैरी सील निकारागुअन गवर्नमेंट के बागियों को हथियार भी पहुंचाता था और ये वही बागी थे जो निकारागुअन गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। चूँकि अमेरिकन गवर्नमेंट और निकारागुअन गवर्नमेंट आपस में दुश्मन थे, इसलिए इन बागियों की मदद करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट उन्हें हथियार पहुंचा रही थी और ये काम उनके लिए बैरी सील कर रहा था। बैरी उन अमेरिकन ऑफिसर्स के नाम भी जानता था जो ड्रग स्मगलिंग कराकर अपने ऑपरेशंस को फंड करते थे और साथ में उसे उनके स्विस बैंक अकाउंट नंबर्स भी पता थे। डीईए के पूर्व ऑफिसर सेलरिनो कास्टिलो का कहना था कि बैरी सील इसीलिए मारा गया क्योंकि वो सीआईए के ड्रग्स ऑपरेशंस और दूसरे गैरकानूनी कामों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जान गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सीआईए और मेदेजिन कार्टेल ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है, मगर सीआईए का कहना था कि उनका इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है और आखिरकार ये मान लिया गया कि बैरी सील को पाब्लो एस्कोबार के कहने पर ही मारा गया है। इसी दौरान एफबीआई के हाथ एक चौंकाने वाली इन्फॉर्मेशन लगी और वो ये थी कि जिस होटल में तीनों किलर रुके थे उसकी पेमेंट एक क्रेडिट कार्ड से की गई थी और ये क्रेडिट कार्ड सीआईए की एक फ्रंट कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। 21 फरवरी 1986 को लगभग 2000 लोग बैरी सील के फ्यूनरल में शामिल हुए और उसकी बॉडी को ग्रीन ओक मेमोरियल पार्क ले जाया गया। हालांकि उसके फ्यूनरल पर डीईए के लोग तो आए मगर सीआईए से कोई नहीं आया और ये काफ़ी अजीब था। कुछ दिनों बाद बैरी सील की विधवा डेबी को एक लेटर मिला जिसमें $2.5 लाख के बॉन्ड्स थे और साथ में ये लिखा था कि वो अपना मुंह बंद रखे। सन 1997 में डेबी ने कोर्ट में सीआईए पर केस दर्ज किया और बैरी की मौत का जिम्मेदार उन्हें बताया। डेबी का कहना था कि सीआईए ने बैरी को जानबूझकर एक्सपोज किया ताकि वो मारा जाए, मगर कोर्ट में इस केस को डिसमिस कर दिया गया। पाब्लो एस्कोबार और उसके पूरे कार्टेल ने बैरी की मौत का जश्न मनाया, मगर पाब्लो इस बात से बेखबर था कि आने वाले 7 सालों में कोलंबियन पुलिस उसे भी मार देगी। बैरी की मौत के बाद भी कोकेन प्लेन के जरिए स्मगल होता रहा और उसकी जगह अब दूसरे पायलट्स ने ले ली थी। वो लोग अब बहुत सारा ड्रग्स मेक्सिको के जरिए अमेरिका में स्मगल करने लगे और यहीं से सिनालोआ कार्टेल का जन्म हुआ। सन 1990 आते आते अब इतना कोकेन अमेरिका में स्मगल हो रहा था जितना बैरी सील के वक्त पर नहीं होता था।
इस ड्रग वॉर में डीईए को अपने सबसे अहम एसेट को खोना पड़ा, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कार्टेल्स और करप्ट गवर्नमेंट के गैर कानूनी ऑपरेशंस के बीच एक ऐसे शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी जिसका एक परिवार था। ये आज भी एक रहस्य है कि बैरी सील को किसने मरवाया था और इसका जवाब आज भी किसी को नहीं मिला। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।